सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत अच्छे से चैप्टर के ऊपर रहेगी। तो हम लोग पर अपना BPSCS 184। तो इसका हम कवर करना है यूनिट 5, बच्चों को एवं किशोरों में आंतरिक समस्या है। अगर आप लोग को कभी कोई समस्या हुई होगी बच्चों और किशोरों में, जब आप रहेंगे तो आप इसे समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे अपने से। आंतरिक विकार बच्चों और किशोरों में विशिष्ट विकार की संवेगात्मक एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं स्थिति होती है, जिसे 1980 के दशक तक अक्सर गलत समझा और अपेक्षा की जाती थी। इसमें ऐसी समस्याएं शामिल है जो आंतरिक नियंत्रित लक्षणों पर आधारित होती है। यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जब बच्चे अपने स्वयं की आंतरिक संज्ञात्मक और संज्ञात्मक और संवेगात्मक अवस्थाओं का असंगतन असंगत नियंत्रण रखते हैं तो समस्या प्रकट होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस इन समस्याओं को विकसित किया जाता है एवं व्यक्तियों के अंदर भी बनाए रखा जाता है, जिनमें इन्हें बाहरी अवलोकन तथा माप माध्यम से निदान एवं पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो समस्याएं जो व्यक्ति के अंदर ही बनाए रख ली जाती है और अपनी अवलोकन में बड़ी कर ली जाती है, और हमेशा बड़ी कर ली जाती है, जिसे बाहरी तौर पर नहीं प्रकट किया जाता है और न ही उसका अवलोकन और मापन के माध्यम से निदान पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले होता है बच्चों में और किशोरों में अवसाद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन। जीवन में असफलताओं या निराशाओं का सामना करने पर बच्चों और किशोरों में वह भी दुखी महसूस करता है। हालांकि ये अत्यंत समय के साथ ही फीके और कम हो जाता है, इसका सामना करना क्योंकि व्यक्ति इसका सामना करता है। अवसाद में खराब मनोदशा या कमी या कभी-कभी कम या उदास होने का अनुभव होता है। माता-पिता से संबंधित पेशेवरों के संपर्क और सलाह लेने की आवश्यकता होती है। जब उदासी और अन्य संबंधी लक्षण सप्ताह, महीनों या उससे अधिक समय तक रहता है, सप्ताह, महीने और उससे अधिक समय तक बच्चे अपने दैनिक जीवन में कार्य करने में क्षमता में बाधा होती है। इस प्रकार उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अग्रेसिव हो जाता है, वो किसी भी चीज़ में साइडनेस रहते हैं, वो किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, उनका एकाग्रता खत्म हो जाती है। या मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्षणों की विशेषता होती है: अवसादी मनोदशा, गतिविधियों में रुचि न होना, सोने में संबंधित समस्याएं, नींद ठीक है, वजन घटना या वजन बढ़ना, मनोगति मंदता, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी या थकान, कठिनाई, एकाग्रता में कठिनाई, सोचना एवं निर्णय लेना में गड़बड़ी, ग्लानि महसूस करते रहना, मतलब हमेशा गिल्ट सा महसूस करने रहना, और अनावश्यक बेकार एवं मृत्यु के विषय के बारे में सोचना। ये सब डिप्रेशन में होता है। तो आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ सामना किया, और किया भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना, और करोगे भी नहीं, तुम लोग समझदार हो। ठीक है। उदासी और अवसाद का सतत क्रम क्या रहता है: संवेग, फिर असामान्य दशा क्या रहती है, अच्छी मनोदशा रहती है, निम्न में जाती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, कमी एहसास मध्यम होती है, परेशानी, उदास, आंखों में आंसू, अवसाद कम गम, गंभीर, गहन उदासी, चिल्लाने वाला भारीपन, और अवसाद अधिक गंभीर, अत्यंत दुखी, चिल्लाने वाला, निराशा महसूस करना, जब आपके संवेग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है। संज्ञान, योजना एवं दिन के प्रबंध के विषय में सोचना। सामान्यतः ये रहता है आपका संज्ञान क्या लेना है। दिन की कठिनाई के बारे में कुछ गलत हो जाए ऐसा सोचना। नकारात्मक विचार मध्यम वर्ग में आते हैं। नकारात्मक विचार को घर कर लेना, गलत व्यवहार, परीक्षा गलतियां करना। और अवसाद कम गंभीर होता है। भविष्य के बारे में निराशाजनक विचार, दुख का नुकसान पहुंचाने वाली अपनी कमियों के बारे में विचार करना। और अवसाद अधिक गंभीर होता है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले मजबूत इरादे, आत्महत्या जैसे विचार, मृत्यु के मामले में दूसरों को निर्देश देना। इससे व्यवहार भी है नीचे। और इधर है विद्यालय पूर्व व्यवहार और पूर्व लक्षण और मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अन्य भी बहुत सारी कहानियां हैं। विद्यालय में शिक्षा संबंधी समस्याएं होती है। किसी चीज का समझ में ना आना, उन्हीं चीज में बंधे रहना, घूमते रहना ऐसे गोल 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 गोल, उन चीजों से उभर ना पाना, और वो समस्या बहुत लंबे समय तक चलना, टीचर को उसी चीज पर परेशान करना, और वही चीज बार बार क्लास में मजाक उड़ना, ये सब चीजें फिर आ जाता है। वही सहपाठियों के साथ सबके साथ परेशानी होना, इसमें स्वस्थ मित्रता महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देती है। संवेगात्मक
समायोजन करने एवं भविष्य के लिए स्वास्थ्यकरक दृढ़ता की नींव भी रखते हैं। अवसाद बच्चों में आमतौर पर उनके मित्रों द्वारा अनदेखा या अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वह उबाऊ और मंद हो जाते हैं। यदि बच्चे आक्रामक है तो वह अपने उग्र और अशिष्ट व्यवहार के कारण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इस अस्वीकृति और परिणाम स्वरूप उसके अलगाव हो सकते हैं। उनमें ऐसे विचार आ सकते हैं जैसे मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बेकार हूँ, उन्हें दूसरों द्वारा परेशान किया जाने का अधिक खतरा रहता है। स्वयं को चोट पहुंचाने की भावना और आत्महत्या। किशोरों में आत्महत्या का विचार आम है। कोई तुम लोग अंगूर नहीं हो, तुम लोग आम हो। इस तथ्य के अलावा भारत के देश में आत्महत्या रिपोर्ट की जा रही है कि आत्महत्या की उच्चतम दर 30 वर्षों से नीचे के युवाओं और विशेषकर किशोरों में होती है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के विचार के व्यवहार के हाव भावों को गंभीरता से लेना चाहिए। अवसाद एवं मादक पदार्थों का सेवन दो प्राथमिक कारक है जो आत्महत्या जैसे विचार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार माता पिता को देखरेख वाला होना जरूरी है। यदि इनके अपने बच्चों में अवसाद एवं सामाजिक प्रत्याहार या स्वयं को चोट पहुंचाने वाले संकेत दिखाई दे रहे हो तो ये कोई लोग उसमें आनुवंशिक रूप से कमजोर होता है, कोई लोग में शारीरिक मानसिक मंदता होती है, वो किसी भी चीज को जल्दी लेके एग्रेसिव और बहुत से ज्यादा थिंकिंग हो जाते हैं। मृत्यु या क्षति जीवन में बड़ी घटनाएं उनको बहुत परेशान करती है या और कुछ पर्यावरणीय कारक होता है। एक विशेषता के रूप में अवसाद के साथ अन्य विकार, कई सारी चीजें अन्य विकार भी अवसाद में बढ़ जाता है, जिसमें डायसी डायसीथीमिया या सतत अवसादी विकार। ये मुख्य अवसाद के साथ बहुत ही लक्षणों के साझा करता है, लेकिन दो पहलुओं पर भिन्नता होता है। पहला डायस्थीमिया के साथ व्यक्ति कुछ कम से मध्यम लक्षण प्रदर्शित करता है। दूसरा अवसाद में लंबी अवधि 2 वर्ष के लिए एक 2 वर्ष के लिए एवं 1 वर्ष बच्चों एवं किशोरों के लिए तय रहता है। यह अवसादी मनोदशा डायस्थीमिया में एक अधिकांश समय तक रह सकती है, लेकिन अगर यह निम्न से मध्य तीव्रता हो तो मतलब कोई भी बहुत लंबी समय तक चलने वाले अवसाद की दशा जिसमें लोग बहुत कम अवसाद को प्रकट कर रहे हैं तो वो एक नई तरीके की बीमारी भी कर सकती है जो कि होती है डायस्थीमिया। ठीक है। चिंता, हम अधिकतर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन परिस्थितियों में व्यवस्थित और चिंतित महसूस रहते हैं, जैसे कि किसी परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रतियोगिता से ट्रैफिक में फंस जाते हैं, विशेषकर जब हम पहले से ही देर चल रहा होता है, इसमें हम चिंता। लेकिन अगर व्यक्ति वैक्स या बड़े किसी स्थिति में बावजूद चिंतित रहते हैं और इसे निपटने में सक्षम नहीं तो वो एक चिंता विकार हो जाता है और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ध्यान की आवश्यकता होगी। क्या बोला कि आप ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिति के बावजूद चिंतित रहता है, मतलब कोई स्थिति गुजर गई हो उसके बावजूद या वो स्थिति चल रही हो या वो स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसके बाद भी वो बहुत समय तक चिंतित रहता है, उन चीजों को सोचते रहता है, उन सभी के लक्षण में 3 मूल क्षेत्र सम्मिलित होता है: शारीरिक प्रतिक्रिया, पसीना, लैंगिक उत्तेजना, मिथली कुछ होता होगा, मैं यहाँ समझ में नहीं आता, आदि, व्यवहार संबंधी लक्षण, बचना, भागने आदि, और व्यक्तिपरक भावनाएं, भय और अविशुद्धता। चिंता विकारों में कुछ सामान्य लक्षण अवास्तविक या और नकारात्मक विचार, घबराहट होना, घटनाओं की गलत व्याख्या, शारीरिक उत्तेजना, कुछ शारीरिक संकेतों के प्रति संवेदनशीलता, किसी विशिष्ट परिस्थिति, वस्तु या घटना को डर या सामान्य रूप से अत्यधिक चिंता व उपस्थिति हो सकती है। चिंता विकारों में कुछ पहचान की गई है: सामान्यकृत चिंता विकार, विशिष्ट दुर्गति, सामाजिक भय और एग्रा एग्राफोबिया, भीड़ से डर। ठीक है। इससे पहले मनोगस्ती बाध्यता विकार भी चिंता विकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अब यह एक अलग श्रेणी मनोगस्ती बाध्यता एवं संबंधित विकार में है। ठीक है। तो दुर्गति क्या होता है? देखो, दुर्गति एक फोबिया को कहते हैं। अनावश्यक डर। दुर्गति एक विशिष्ट वस्तु या स्थिति का एक ऐसा निरंतर और अप्रिय डर है जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत कम या कोई वास्तविक खतरा प्रस्तुत नहीं करता। दुर्गति भय का समान दुर्गति भय के समान है क्योंकि दोनों ही एक विशिष्ट खतरे की प्रतिक्रिया शामिल होती है, लेकिन अंतर इस तथ्य में है कि भय की तुलना में दुर्गति अधिक तीव्र है, स्तर एवं दुर्नुकूलन है। उदाहरण के लिए विद्यालय के बाद एक गुंडा एवं शारीरिक रूप से मजबूत गलत
लोगों द्वारा घेर लिया जाना उन्हें डरने के लिए एक अच्छा पर्यावरण जैसा दिखता है और इसलिए डर की प्रतिक्रिया दिखती है। लेकिन कीड़े, पंछियों आदि का एक कमजोर डर विकसित करना काफी घातक है कि हमें कीड़ा मार रहा है, हमें पंछी मार रहा है या इस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दुर्गति की 3 श्रेणियों की पहचान की गई है: विशिष्ट दुर्गति, सामाजिक दुर्गति और एरोगा दुर्गति। विशिष्ट दुर्गति का निदान एक व्यक्ति में किया जाता है जब वह किसी वस्तु या परिस्थिति से मजबूत डर दिखाता है, बहुत मजबूत डर दिखाता है, मतलब पानी पानी या किसी बिल्डिंग से डर या किसी भी चीज से डर। दुर्गति सामान्यतः दुर्गति उद्दीपक का सामना कर रहा होता है, वह व्यक्ति तत्काल डर का दिखाता है और उससे दूरी बनाए रख सकता है। इसमें कीड़े आदि का भय होता है और फंस जाने, तेज आवाज, एक निश्चित भोजन करने के बाद मितली होने का डर होता है। एर्गोफोबिया विवृतिभ्रम, भीड़ वाले हिस्से से डर, शॉपिंग मॉल या थिएटर, सिनेमा हॉल में ये सब में डर होता है और उन चीजों के सामने आने पर किसी स्थान से भागना कठिन, अत्यंत मुश्किल या चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, दुर्गति क्यों विकसित होती है? अनुवांशिक होते हैं कुछ कारक पर्यावरणिक घटक होता है। किसी व्यक्ति और विशिष्ट दुर्गति उनके माता पिता के बीच एक सूत्र का मौजूद हो सकता है। ठीक है, नकारात्मक अनुभव, किसी भी चीज से नकारात्मक, उदाहरण के लिए जानवर द्वारा हमला किए जाना, एक लिफ्ट में फंस जाना, उस चीजों से दुर्गति हो जाती है। लिफ्ट से डर लगता है, फिर उस जानवर से डर लगता है। दूसरों के नकारात्मक अनुभव से सीखना कि हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, उस चीजों से हम बहुत डर गए, तो उन चीजों से सीखना होता है। फिर सामान्य सामाजिक चिंता के कारक होते हैं: नए लोगों से मिलना, सार्वजनिक भाषण, मंच पर प्रदर्शन और ध्यान का केंद्र बनना या होना, कुछ करते हुए देखे जाना, कम बात करना, दूसरों द्वारा आलोचना किया जाना, सत्ताधारी व्यक्ति के हिसाब से बात करना, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करना, कक्षा में बुलाया जाना, सार्वजनिक तौर पर खाना या पीना, सामाजिक समारोह में शामिल होना सामान्य सामाजिक चिंता कारण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, सामान्यकृत चिंता विकार। यह जीवन में बहुत सी घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं के बारे में अत्यधिक एवं आकलन ही चिंता करने की अवस्था है। इस प्रकार एक चिंता विशेष वस्तु स्थिति को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन प्रवृत्ति में विस्तारित होती है और इस प्रकार इसे मुक्त अस्थायी चिंता के रूप में वर्णित किया गया है होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि बच्चा जीवन के विशिष्ट और क्षेत्रों जैसे कि मित्रों, परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में अत्यधिक वास्तविक और बेकाबू चिंता का प्रदर्शन शुरू कर देता है। मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि अक्सर सबसे खराब स्थिति और आपदाओं का अनुमान लगाते हैं। वे लगभग हमेशा आशंकित रहते हैं और भविष्य में होने वाली मनोशक्ति में होते हैं, लगातार किसी भी आगामी नकारात्मक घटना से निपटने का प्रयास करते हैं। इस विकार में लक्षण कुछ इस प्रकार: नींद में गड़बड़ी, बुरे सपने, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, खराब निर्णय लेना, थकान, दैहिक शिकायतों की विविधता, विशेष रूप से मांसपेशियों में तनाव, गर्दन और ऊपरी कंधे के क्षेत्र में दर्द। आहा, दर्द। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि सबसे नकारात्मक चीज़ों को सोचा जाता है अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आसपास के क्षेत्रों में, और ये सब लक्षण होता है क्योंकि अभी बताया: एकाग्रता, चिंता में कमी, खराब निर्णय लेना, थकान, दैहिक शिकायतें और दर्द कंधे और दर्द में। आहा, दर्द। अभिज्ञातक तनाव स्तर यह स्थापित किया गया है कि एक अत्यंत तनावपूर्ण घटना जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है, और यह सामान्यतः रोजमर्रा का अनुभव नहीं, न केवल वयस्कों में बल्कि बच्चों में भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप आ जाएगा, क्या होगा इस बारे में सोचना, सुनामी आ जाएगी, क्या होगा, विद्यालय हिंसा, उपेक्षा, गंभीर दुर्घटना, किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु, ये सब चीजों के बारे में सोचना अभी अभिघातक उत्तर तनाव विकार होते हैं। फिर होता है सामाजिक प्रत्याहार। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक प्रत्याहार हमेशा शर्म, अलगाव, अस्वीकृति, निषेध, निष्क्रियता, सामाजिक प्रतिशोध एवं सहयोगी की उपेक्षा जैसी व्याकृतियों से जुड़ी है। ठीक है, अब हम इसे एक अंतर्निहित शब्द के रूप में समझा जा रहा है, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित कारणों से प्राप्त एक व्यवहार प्रतिरूप का वर्णन किया
है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक प्रत्याहार मनोवैज्ञानिक दुरुकुलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह आंतरिक विचारों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और सामाजिक चिंता और अवसाद से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक प्रत्याहार या विलंघन एक विशेष प्रकार का विकार और आंतरिक समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष रूप से अवसाद एवं चिंता का अधिकांश समस्याओं में मौजूद है। सामाजिक प्रत्याहार के लक्षण दिखाने वाले बच्चे सक्रिय रूप से दूसरों से साझेदारी से बचते हैं। ठीक है, साझेदारी से बचते हैं, वे आमतौर पर अन्य बच्चों की पहल का जवाब नहीं देते हैं और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार की कमी को प्रदर्शित कर सकते हैं, विशेष रूप से मित्र बनाने और बनाए रखने में। तो लोगों से कम मिलना, दूसरों से बचना, इस चीज़ों को सोचना कि हमेशा शर्म, दूसरों से अलगाव, अस्वीकृति का डर होना कि हमें कोई स्वीकार ना करे और हमें कोई पसंद ना करे, निष्क्रियता, सामाजिक प्रतिशोध और सहकर्मी की उपेक्षा जैसी आवृत्तियाँ होती हैं। इसमें केस स्टडी भी दी हुई है, उसको पढ़ना मजा आएगा। कार्य प्रतिभा की समस्या एवं भोजन विकार। हम एक प्रतिभा सचेत संस्कृति में रहते हैं, जहाँ सही आभा के बारे में संदेश मीडिया द्वारा निर्धारित एवं साझा किया जाता है। हम दर्पण में कैसे दिखते हैं, कैसे खाते हैं, इस बारे में चिंता है कि क्या हम मोटे हैं या अधिक वजन है। खासकर किशोरों में चिंता होती है। इसे एक अनुकूलित महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह सामान्य वजन को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और ऐसी अन्य पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। लेकिन जब ये चिंता खत्म हो जाती है और लोगों को अत्यधिक वजन की चिंता और शरीर में असंतोष होता है, तो यह खाने के विकारों का कारण बनता है। अपनी प्रतिमा सोच लेना कि हम ऐसे नहीं है, हमारा मुंह लंबा है, हमारा दांत टेढ़ा है, हमारी नाक टेढ़ी है, हमारे हाथ एक से बड़ा एक छोटा है, ये सब चीज़ों के बारे में सोच लेना और चीज़ों के बारे में अलग अलग सोचना। और आजकल इसी चीज़ों का डाइट में रहता है कि हम डाइट पे हम कम ठूसते हैं, हम अधिक ठूसते हैं, ये है वो है। इन चीज़ों को फिक्स करना। तो कई तरीके का रोग होता है। कुछ होता है कि कम खाने का रोग होता है, कुछ होता है अधिक खाने का रोग होता है, और कुछ होता है कि अनियंत्रित भोजन विकार, और जिसमें अनियंत्रित रूप से ठूस लो, या आप उदास हो या किसी चीज़ से परेशानी हो, तो वो खाया जा रहा है, क्यों खाया जा रहा है? क्योंकि वो किसी चीज़ से परेशान है और किसी चीज़ का होता है पीका एवं परहेज, भोजन सेवन विकार, इस चीज़ों से नहीं है। हमने इस चीज़ों को देखा है, दही चीनी नहीं खानी चाहिए, गूगल पे लिख दिया और हम लोग, और कई लोग 10 साल से खा रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब से आपको इस चीज़ों को विकार, मन में डर सा हो गया कि ये चीज़ों का सेवन आज के समय में हानिकारक है। भले ही आप भी 3 से 8 साल से उसको ठूस रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ों को एकाएक बंद करने पे उतारू हो जाते हो। कुछ होती है दैहिक समस्या है, जो बहुत लंबे समय तक अवसाद और चिंता में फंसे, सामाजिक प्रत्याहार में फंसे, किसी भी चीज़ के सामने जाने और नहीं जाने से पहले या जाने के बाद चीज़ों को दर्द होना या सामाजिक रूप से समस्याएं होना, इसमें दर्द, बीमारी और संबंधित शिकायतें होती है। चीज़ों को पेट दर्द हो जाना, किसी भी चीज़ में आपको बोल दिया है, कल आपको वो एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है क्लास में, या कल आपको एक छोटा सा स्पीच देनी है इस चीज़ों पे या इस टॉपिक पे कुछ बोलना है, तो आप उस चीज़ों से घबरा जाते हो, सर दर्द हो सकता है, वो दैहिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आंतरिक समस्याओं का अतिव्यापन। तो आंतरिक समस्याओं एक दूसरे के साथ ही अन्य समस्याओं के साथ ही अतिव्यापन करने या होने में बहुत मजबूत प्रवृत्ति है। नैदानिक अभ्यास और कोबार क्या है कोमारबिड शब्द का उपयोग एक या अधिक स्थितियों में उपस्थित या इंगित करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर एक और प्राथमिक स्थिति के साथ होता है। यह प्रवृत्ति में शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को एक ही समय में अवसाद और सामाजिक डर हो सकता है। महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न आंतरिक समस्याओं के मध्य संबंधों का वर्णन करने के लिए शब्द कोमाबोडिटी का उपयोग भ्रामक हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि आप पहले से अवसाद में चल रहे हो, फिर आपको एक अलग से चिंता विकार हो जाए कि कहीं हम अपने थ्रू औरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और ये चीज़ें कितनी आगे तक जाएगी, हम कब तक ऐसे पहुंचाएंगे किसी चीज़ का दुख, जबकि आप पहुंचा ही नहीं रहे और आपने एक चिंता विकार साध लिया अपने मन में कि हम अब दूसरों को परेशान कर रहा है या हमारे कारण दूसरों को बहुत परेशानी हो रही है। इन चीज़ों में आप बच गए और दो विकारों के साथ एकाएक घिर गए, और या उसी में अधिक खाने की विकार या किसी भी अन्य तरीके के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे आंतरिक समस्याओं का अतिव्यापन कहा जाता है। तो गाइस,
नीचे सारांश भी आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट लेवल का अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरीके कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, और हमेशा दिया भी कीजिए आप लोग। हम लोग मिलते हैं यूनिट 6 में, और स्वागत करते हैं आपका नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी तरह की कोई पर्सनल क्वेरी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई किसी भी लिंक पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा जिससे मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टाटा बाय बाय।